बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, बड़ा अजीबोगरीब पंगा हो गया था। अब चीज़ें अभी भी नहीं पता कि किस तरफ जाएंगी, लेकिन जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ अब तक की सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक मुतालबा सामने रख दिया, और मुतालबा ये सामने रखा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा जी 3 बंदे हैं जिन्हें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, और मिलवाने के बाद फिर हम ये तय करेंगे कि हमने जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है उसके अंदर कैसे शिरकत करनी है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कहा ना, जब बहुत सारी आवाज़ें उठी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन, वो सारे के सारे अपनी क़यादत के खिलाफ खड़े हो गए, वरना क़यादत ने तो काम डाल दिया था। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मरे जा रहे हैं और इनको दूसरा सांस नहीं आ रहा। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये मिल लें जाकर आर्मी चीफ से, या दीगर जो अस्करी इदारों के सरबराहान हैं उनसे मिल लें, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों को मिल लें और शिरकत कर लें उस इजलास के अंदर जो होने जा रहा है। यानी इतनी जल्दी थी इन्हें कि इन्होंने फौरी तौर पे बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया। ये लेटर मेरे पास यहां पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उसके ऊपर तनकीद हो रही थी। और जनाब लेटर के अंदर लिखा क्या, ये लिखा जनाब के 18 मार्च 2025 को 11 बजे जो एक मीटिंग होगी पार्लियामेंट हाउस में इस्लामाबाद में, हमारे फॉलोइंग यानी ये जो मंदरजा झेल हमारे एमएनएज और सेनेटर्स हैं वो इसके अंदर शिरकत करेंगे इस मीटिंग के अंदर। फिर इन्होंने नाम दे दिए, उमर अयूब साहब का नाम दे दिया, बैरिस्टर गौहर का नाम दे दिया, असद कैसर का नाम दे दिया, जरताज गुल का नाम दे दिया, साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा का नाम दे दिया, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर का नाम दे दिया, मोहम्मद बशीर खान, सनाउल्ला मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, जुबैर खान, शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफर और सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब और सेनेटर ओन अब्बास बपी। अच्छा जी, ये 14 नाम इन्होंने दिए। इनमें से 8-9 नाम जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो होम्योपैथिक हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर खुद कोई लिस्ट बना कर देती तो इससे मुख्तलिफ ना होती, मिलती जुलती यही होती। इक्का दुक्का लोगों को निकाल कर ज्यादातर यही लोग होते, वो ये चाहते कि यही लोग आए और आकर हमारे सामने बैठे, क्योंकि फिर सुम्मुन बुकमुन यानी खामोशी के साथ बैठकर ये सुनने वाले लोग हैं, ये तो किसी किस्म की मुदाखलत में यकीन ही नहीं रखते और एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का झगड़ा भी नहीं चाहते। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर वहां कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने बताया, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो कीमतें अदा कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट हैं जिनको ऑफ एयर कर दिया गया है, जिन्हें सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान साहब की जो बयानात हैं या इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है वो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस वक्त जबकि रियासत ने मना कर दिया। रियासत ने सख्ती से मना किया कि जी इमरान खान साहब की बात लोगों तक नहीं पहुंचानी। तो इन सहाफियों को सजाएं मिली हैं, इनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, इनमें बेशतर के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। मुझे इन्होंने फोन करके बताया कि जनाब इस्लामाबाद में इन्होंने एक अफ्तारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और फुल प्रोटोकॉल दिया उन सहाफियों को जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, और उनसे ये आइडियाज डिस्कस करते रहे कि कैसे हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो सकते हैं, कैसे हम ये सारी सिचुएशन तब्दील कर सकते हैं, हमें रास्ता दिखाएं। अच्छा, इनको बेवकूफों को इतना नहीं पता कि जिनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं वो तो टाउट टाइप के लोग हैं। ये जब एस्टेब्लिशमेंट की आपके साथ सुलह होनी है तो इन्होंने साथ जहेज में आना है। ये वो सहाफी हैं जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की आपके साथ सुलह होगी तो ये पैकेज के साथ आएंगे, इनके ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कोई भी फैसला कर लेती है ये उस फैसले के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, आइंदा भी ऐसा ही होगा। तो अब जनाब मशवरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बातें अंदर खाने कर भी रही है कि जनाब हमने बड़ी ज्यादतियां की हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमने बड़ा जुल्म किया है, हमारी जानिब से भी गलतियां हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनकी बातें ठीक हैं, हमें जो है वो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। यानी इमरान खान सोशल मीडिया की वजह से अंदर है, ये भी वो कहना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात हर थोड़े दिन बाद किसी ना किसी बंदे के मुंह से बाहर निकलवाई जाती है कि जी सोशल मीडिया जिम्मेदार है इमरान खान साहब की कैद के लिए। हर थोड़े दिन बाद ये बात कही जाती है कि सोशल मीडिया की वजह से जो है, क्या सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी? क्या सोशल मीडिया, ये तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, तब तो सोशल मीडिया की कोई तनकीद भी नहीं थी, तब तो पूरा सोशल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ था। तो तब इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई थी? एक्सटेंशन के लिए गिराई थी, अपनी बका के लिए गिराई थी, अपने जाती मफाद के लिए गिराई थी, और सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई थी जनरल बाजवा के साथ। और फिर इन्होंने अमेरिका से भी साइफर आ गया, वो मामला भी बीच में रख ले। तो अब मामला यह है कि ये जो कहा जाता है कि इमरान खान सोशल मीडिया की वजह से अंदर है, तो ये बात नहीं है।
इमरान खान की वजह से सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस फैली है, ये बात ठीक है, लेकिन आज अगर इमरान खान सियासी तौर पे जिंदा है तो उसके पीछे भी सोशल मीडिया है। और इमरान खान साहब खुद इस बात को ओन करते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि सोशल मीडिया मेरा बहुत तगड़ा है और मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का सबसे बड़ा हथियार न्यूट्रलाइज करवा देगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार छीन कर एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर देगी? लेकिन ये लड़ाई अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम ने जीतनी है। आज जीत जाएं, 1 साल के बाद जीत जाएं, 2 साल के बाद जीत जाएं, 10 साल या 20 साल के बाद जीत जाएं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम से हारना पड़ेगा। 70 साल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम को पीसती चली आ रही है अपने जाती मफादात के लिए, अपने कारोबारों और अपनी चीजों के लिए, लेकिन ये हमेशा चलेगा नहीं। अल्टीमेटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हारना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर ही लिया है कि उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़नी या इस लड़ाई में उन्होंने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है, तो याद रखिएगा ये लड़ाई तो कोई ना कोई जीतेगा। अगर आज ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल इस लड़ाई को कोई और लड़ लेगा। फिलहाल इमरान खान अपने सारे क्राउड के साथ, अपनी आवाम के साथ और अपने फॉलोअर्स के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और फिलहाल डटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका फैसला एक दिन अवाम के हक में होना है और यह अल्टीमेटली होकर रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अब आप इसको बांध दें। ये नहीं, वो कहते ना ये नवा कट्टा खुल गया, तो ये कोई नवा कट्टा नहीं खुला हुआ, ये कट्टा बहुत पहले का खुला हुआ है। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस का या शऊर का मामला है, ये कई दहाइयों का मामला है। ये फातिमा जिन्ना के दौर से पनप रहा है, ये जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था उस वक्त से पनप रहा है, ये जब जब एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलतें की, जब जब मार्शल लॉ लगाई, ये तब से अब तक पनप रहा है। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है तो ये एक बहुत बड़ा सांड बन गया है। ये कट्टा बहुत पुराना खुला हुआ है, इसको अब कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि ये कट्टा अब कट्टा रहा नहीं, ये नवा कट्टा नहीं है, ये सांड बन गया है और ये टकरे मार रहा है पकड़ पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट को। अब जो भी कोई इसके आगे से चारा उठाएगा या कोई बेईमानी करेगा, ये उसको टक्कर रसीद करेगा, ये होगा और हम ये होता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला करना है कि ये जो लड़ाई जो अब तक उन्होंने लड़ी है, इसकी वजह से उन्हें अवाम में मकबूलियत मिली है, इसकी वजह में उन्हें अवाम में कबूलियत मिली है, इसकी वजह से लोगों ने उनको वोट डाले हैं, इसी की वजह से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने इस लड़ाई में सरेंडर करना है या इमरान खान को सरेंडर पे मजबूर करना है तो फिर इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। याद रखिएगा, मैं एक बात आपको बड़ी खुलकर आज कह देता हूं कि ये वो लड़ाई है जिसमें अगर आज इमरान खान साहब भी सरेंडर करेंगे ना तो वो अपना बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस करेंगे। हो सकता है वक्ती तौर पे लोग उनको जो है वो गुंजाइश दे दें, क्योंकि उनके मुकाबले में जो सियासतदान है उनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, उनके तो पल्ले कख नहीं बचा। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक नहीं लेकर जाते और एस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को उसके असल रोल के अंदर नहीं भेजते और फौज से सियासी इख्तियारात वापस नहीं लेते और एजेंसियों की सियासत के अंदर मुदाखलत बंद नहीं करवाते, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, जाली मुकदमात बनवाना या जबरी गुमशुदगियां, ये चीजें अगर इमरान खान साहब सेटल नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब को भी इसी रद्द-ए-अमल का एक दिन सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीख लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कुछ नहीं सीखा। इमरान खान साहब अगर कहीं कंप्रोमाइज कर रहे होते तो अभी बाहर होते, क्योंकि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, लिहाजा इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात भी इसीलिए कम होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नाम उस वक्त दिए हैं जब पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। यानी ये नाम देने से पहले कम से कम आमिर डोगर साहब ने ये नाम दिए हैं, चीफ वहीं पे वो पार्टी के, वो इतना तो सोच लेते कि उनके कितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट अभी उठाए गए हैं। क्या उनकी रिहाई नहीं हो सकती? क्या उन्हें छुड़ाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बहुत ज्यादा तनकीद हुई और बहुत ज्यादा बौछाड़ हुई तो फिर वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, हम इमरान खान साहब से मिलेंगे और मिलने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस इजलास में आना है या नहीं आना। अब इसमें मैं आपको एक चीज पहले बता दूंगा, अगर इनको इमरान खान साहब से मिलवाया गया तो इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं मुमकिन तौर पे। लेकिन जो कॉमन सेंस कहती है, इमरान खान साहब मेरे ख्याल में टाइम गेन करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पहले एक कंसेंसस किया जाए और अगर बाकी अपोजिशन जा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए और अगर बाकी अपोजिशन नहीं जा रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ना जाए। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ के ऊपर ज्यादा दबाव तब पड़ा जब महमूद खान अचकजई साहब ने और स्टेटमेंट दे दिया, उनके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। इस पे जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब ने रिपोर्ट भी किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रिपोर्ट किया है। मोहम्मद जुबैर साहब ये लिखते हैं कि
पीटीआई सोलो फ्लाइट लेने के लिए तैयार थी। बैरिस्टर गोहर और दीगर क़यादत ने कल पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई डट गए। अल्लामा ने कहा कि अगर मसले का संजीदा हल निकालना है तो फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, बलूचिस्तान और केपीके के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, 3 रोजा जरगा करें जिसमें इमरान खान को भी दावत दी जाए और फिर जो फैसला सियासी क़यादत करे उस पर अमल हो। अगर कोई यह समझता है कि वो जो कहेगा और सब मान लेंगे तो इससे मसला हल नहीं होना। देखिए, ये अकलियत है, कौम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। ना ये एस्टेब्लिशमेंट कुछ बेचती है और ना ये सियासी जमातें कुछ बेचती हैं। इवन अगर पीटीआई के लोग भी जाके बैठ जाएं तो इनकी औकात क्या है भाई? 70% से ज्यादा आवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो सारे मानते हैं, हुकूमत भी मानती है, अपोजिशन भी मानती है, 2/3 अक्सरियत तो उसके पास है। तो पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, उसकी इजाजत और उसकी कॉन्सेंट के बगैर आप पाकिस्तान का कोई बड़ा फैसला कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो कौम उस फैसले को मानेगी, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, जब तक कि आप इमरान खान साहब से इजाजत ना ले लें या उनकी कॉन्सेंट ना ले लें। पाकिस्तान का बिलाखिर वो सबसे बड़ा लीडर है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तानी अवाम का फैसला करे। ये तो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है, वो बेचारा 17 सीटों वाली पार्टी है ना, जरदारी के पास है, उनकी भी थोड़ी सी सीटें हैं। उनकी तो सिंध में भी हुकूमत बहुत मुश्किल से बन रही थी, उनको बलूचिस्तान में भी बना दी, ऊपर सदर भी बिठा दिया, चेयरमैन सेनेट भी उनको दे दिया, तो उनकी तो मौजें लग गई। और आजकल ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं कि जब पंजाब में आप मुझे इतना हिस्सा दे दें, सिंध में आप मेरे से इतना हिस्सा ले लें, इतने मुझे आप सवाबदीदी फंड दे दें, इतने अरब मुझे दे दो, इतने अरब मेरे बंदों को दे दो, गवर्नर को ये इख्तियार दे दो, उसको ये पैसा दे दो। इस चक्कर से बाहर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आ ही नहीं रहे। अब मामला यह है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस गई जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो जनाब इसका हिस्सा नहीं बनते क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो रही है और ये काम ठीक नहीं हो रहा। अब इस पर फवाद चौधरी साहब का एक रद्द-ए-अमल है। लेकिन रद्द-ए-अमल फवाद चौधरी साहब ने ठीक दिया, आप उनसे जितना मर्जी इख्तलाफ करें। वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की बचकाना सियासत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि अपने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया, अपने कायद इमरान खान से मशवरा नहीं किया, मौलाना फजल रहमान से बात की ज़रूरत नहीं समझी, शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं पूछा, जीडीए को नहीं पूछा और ओवर एक्साइटमेंट में कि जनाब हमने आर्मी चीफ को देखना, जाके हमने डीजीआईएसआई को देखना, हमने बाकी बंदों को जाके देखना है। इतने एक्साइटेड थे ये कि खुद ही इस बेवकूत इजलास में हुकूमती दावत पर मुंह दिखाने के लिए तैयार हो गए। इस नाबालिग सियासी क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ज़ात को शदीद खतरात लाहक हैं। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। और ये जो नाम दिए ना आमिर डोगर साहब ने, ये नाम देने से पहले आमिर डोगर साहब की जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई है। यानी आप अंदाजा करें कि जो जाली फार्म 47 पे आकर बैठे हुए ना, ये उनको जा जाके जफ्फियां डालते हैं, ये चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद लोग हैं वो बहुत डेस्परेट हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई ऐसी सुलह हो जाए कि हमारे मामला ठीक हो जाए। तो अगर मामला ही ठीक करने हैं तो वो आप जब मर्जी ठीक कर लें। आप एस्टेब्लिशमेंट को कहें जी हम डील के लिए तैयार हैं और आप डील कर लें, उनके साथ डील कर लें, मामला खत्म। और अगर डील नहीं करनी तो फिर आप सिविलियन सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सिविलियन सुपरमेसी के लिए लड़ रहे होते हैं ना, तो फिर आप यूनिफॉर्म वाले से मिलने के लिए जो है वो बिछे नहीं जा रहे होते। आप इतने उतावले नहीं होते कि आपको हर हाल में जाकर उनके सामने बूट पॉलिश करने हैं। ये फिर जरूरी नहीं होता ना, गैर जरूरी होता है। जो ये बंदे जिनके नाम दिए गए हैं ये तो सवाल ही नहीं उठा सकते। पहले मैं आपको बताता हूं कि शाहिद खटक साहब ने क्या कहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद खटक साहब ने एक नुक्ता उठाया, यानी दहशतगर्दी उनके अपने इलाके में हो रही है और उनको जनाब अली दावत ही नहीं दी गई। शाहिद खटक साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस मामले पर इमरान खान को एतमाद में लिया गया है या नहीं, लेकिन कमेटी पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, जिन इजला में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसमें मेरा जिला करक भी शामिल है, बहैसियत नुमाइंदा इस मुश्किल वक्त में अपने इलाके की नुमाइंदगी से महरूम करना, कमेटी में ना शामिल करने पर पार्टी के अंदर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अवाम के रिकॉर्ड के लिए ट्वीट कर रहा हूं ताकि कल मेरे ऊपर सवाल ना उठाए जाएं। आमिर डोगर चीफ वहीप के फैसले जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं। वो खुद तमाम मेरिट पर पूरा उतरते हैं, मुश्किल वक्त में जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा जी ये कंप्रोमाइज है, सीधी सी बात है ना। जैसे ही मुश्किल वक्त आता है आमिर डोगर साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, 2-4 और बंदे भी हैं वो फटाफट गिरफ्तार हो जाते हैं, एहतजाज ही ना करना पड़े, अवाम ही ना निकालनी पड़े, कोई काम करना ही ना पड़े, और जैसे ही वो मामला ठंडा हो जाए वो छूट के बाहर आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और जो लोग आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, उनको ये दीवार के साथ लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये अजमल जामी साहब ने दावा किया
और मुझे एक दो दोस्त बता रहे थे कि कमल शोधब साहिबा ने शहबाज गिल को, शहजाद अकबर को और सनम जावेद और उनके जो बयानात हैं उनको डिसोन कर दिया है। नहीं, कमल शोधब साहिबा कैसे कर सकती हैं? सनम जावेद की जो कुर्बानी है वो कमल शोधब साहिबा से तो बहुत ज़्यादा है, तो सब जानते हैं। और जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो कमल शोधब साहिबा से ज़्यादा, हालांकि उन्होंने भी बहुत काम किया है, इद्दत के केस के अंदर अदालतों में जाना, खुलकर बात करना, उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। लेकिन सनम जावेद का तो कंपैरिजन नहीं उनके साथ बनता और वो उनको डिसोन कर रही हैं। शहबाज गिल ने जितनी मार खाई है और जितना वो इमरान खान के बयानिए को लेकर चलते हैं कि उनको डिसोन किया जा सकता है। शहजाद अकबर इमरान खान साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी हैं। अगर डिसोन किसी को करना है तो इमरान खान ने करना है, कमल शोधब ने नहीं करना। ये इमरान खान ने फैसला करना है कि किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना। यानी शेर अफजल मरवत के कितनी हमायती थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान साहब ने उन्हें डिसोन किया ना। अब वो इस्लामाबाद की उन्हीं सड़कों पे जाते हैं तो लोग उस तरह से उनको नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे, क्योंकि इमरान खान ने उनको डिसोन किया। तो इमरान खान डिसोन करेंगे तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा या वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा। और जब इमरान खान साहब डिसोन नहीं करते किसी को, तो पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो खुद से कैसे डिसोन कर सकते हैं कि इस बात को हम ओन करते हैं और इस बात को हम डिसोन करते हैं? भाई, लोगों ने मारे खाई हुई हैं, उनके बच्चे बीमार हो गए हैं, वो ज़हनी मरीज बन गए, उनके पूरे के पूरे खानदान, उनके कारोबार तबाह हो गए। अब अगर वो शिकवा और शिकायत करते हैं तो फिर उसको सुनने का हौसला पैदा करें। ये जो लोग कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी ज्यादती की है, तो भाई दूसरी तरफ भी तो देखें आप, कितने लोग जबरी तौर पे लापता हुए हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, कितना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, कितनी खवातीन को जो है वो रुस्वा किया गया है, कितने बच्चों को जो है वो हरासा किया गया है, कितने लोगों को जो है वो इगवा बराए बयान के लिए लेकर गए हैं, कितने हजार लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, गैर कानूनी केसेस कितने ज्यादा बनाए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए हैं। और उसके जवाब में अगर कोई ट्वीट करता है तो क्या वो इतनी खौफनाक चीज है? मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जो है वो बैक फुट पे क्यों चली जाती है इन मामलात में। अच्छा, एक चीज और है, फोकस सारा का सारा यहां पे है और उधर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ये जरा आप देखिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह दावा किया है और अब वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर देते हैं। इधर से ये BLA वाले भी अपना सोशल मीडिया और मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर से TTP वाले भी जो है वो अपने बयान जारी कर रहे हैं और उनका और ISPR काउंटर नहीं कर पा रहा। एक्चुअली तो काउंटर करना होता है ना, आपको सबूतों के साथ चीजें सामने लाकर आपको अपना बयानिया बनाना होता है। लेकिन जो बयानिया बनना था, जिस अवाम के जरिए बयानिया बनाना था, जिन लोगों के जरिए बनाना था, वो सारे लोगों को तो आपने नाराज कर लिया अपने से। अब वो क्यों आपके लिए बयानिया बनाएंगे? मोहित पीरजादा साहब ने इसके बारे में एक बड़े जबरदस्त जुमले बोले कि जनाब, मुझे आपने जब दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और आपने मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए, तो अब मुझसे आप कौन सी उबल वतनियों की तवक्को कर रहे हैं कि आपके मुताबिक मैं मुहिब वतन बन जाऊं? भाई, मैं जानूं, मेरा मुल्क जाने और मेरा रब जाने, मुझे अपने मुल्क से प्यार और मैं अपने आप को मुहिब वतन समझता हूं। ये यानी सिंपल है, ये सिंपल है। आपका क्राइटेरिया जो है उसको कोई पूरा कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में उबल वतनी का क्राइटेरिया ये है कि आप वफादारी करें और बूट पॉलिश करें तो आप मुहिब वतन है, और अगर आप बूट पॉलिश नहीं करते तो आप मुल्क के लिए जान भी दे दें, आप मुहिब वतन नहीं है। आज शहीद अरशद शरीफ जो है उनको ये क्या कहते हैं? वो तो इनसे इख्तलाफ करते थे लेकिन बूट पॉलिश करने से उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? आज भी उसको इंसाफ नहीं दे रहे। यहां से आप अंदाजा कर लें। TTP ने दावा किया जी 24 घंटों में 32 हमले उन्होंने किए। ये कितनी खौफनाक सूरत हाल कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में TTP ने 32 हमले किए हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। नादरीन, अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि आपने बलूचिस्तान तो पूरे के अंदर नहीं जाना, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं वहां पे भी नहीं जाना, और बहुत सारी और एहतियाती तदाबीर बता दी हैं। तो पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि यूरोप से, बरतानिया से, चाइना से, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये मुल्क तो अपने शहरियों को मना कर रहे हैं कि वहां पर आपने आज़ाद नहीं फिरना। भाई, जिस मुल्क में आपको फिरने की इजाजत नहीं है, घूमने की इजाजत नहीं है, वहां पर आप सरमायाकारी क्यों करेंगे? क्यों आप अपना पैसा वहां ले जाके जाया करेंगे? ये इस हुकूमत को बात समझ नहीं आ रही। निसार जट साहब ने एक बात बड़ी खुलकर की है। निसार जट साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, राणा सनाउल्लाह को उन्होंने शिकस्त दी। उन्होंने कहा जी मैं आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर रहा हूं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि 2021 में जनरल बाजवा ने तालिबान को दोबारा आबाद करने की तजवीज दी थी, जिसे PTI ने मुस्तरद कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं ना, PTI में शदीद इख्तलाफात थे, वो ये नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन 2023 में तालिबान को दोबारा पाकिस्तान में आबाद कर दिया गया जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ये निसार जट साहब ने कहा और ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा कि जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या जल्दी थी कि वो तालिबान को लाकर पाकिस्तान में बसाना चाहते थे। अब कोई जनरल बाजवा को गिरफ्तार करे ना, पूछे ना कि जितना खून बह रहा है, रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद हो रहे हैं,
कभी नोशकी में, कभी जाफर, और पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानो कान खबर ही नहीं हुई। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हमने इससे पहले कभी नहीं सुना यहां पे। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर, ये यानी इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इतना बड़ा फेलियर है कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो आते हैं, आकर घेरते हैं, घेर कर रोकते हैं, रोक कर ले जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। और बाद में आप एक ऑपरेशन करते हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ऑपरेशन तो इन्होंने तगड़ा किया, लेकिन यह कि इंटेलिजेंस का एक मुकम्मल फेलियर था। जनरल बाजवा को बुलाकर गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कि आपने ये मुल्क के साथ क्यों किया। नादरीन, एक स्टोरी दी है अहमद नूरानी साहब ने, फैक्ट फोकस के ऊपर यह स्टोरी आई। हमें चंद दिन पहले से पता था कि वो किसी बड़ी स्टोरी पे काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने पहले से बताया भी था और उन्हें उस स्टोरी के लिए कुछ वसाइल भी उन्होंने मुहैया करने थे और वो इस सिलसिले में लगे हुए थे। तो अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है उसके मुताबिक आर्मी चीफ साहब की फैमिली के हवाले से उन्होंने कुछ दावे किए हैं, उनकी बेटियों के हवाले से, उनकी कजन्स के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से। इस स्टोरी के ऊपर मैं काम करूंगा और मैंने बाकायदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ये मैसेज भेजा और उनसे मैंने कहा जी आप बताएं आपका अगर इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ है तो वो आप भी पेश कर दें। आप बताएं जनाब इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहते हैं, ताकि उनको मौका मिले वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। यकतरफा तौर पे मैं बयान ना करूं, लेकिन ये क्योंकि अहमद नूरानी साहब ने पूरी तहकीक करने के बाद, और वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात करने के बाद सबूतों के साथ स्टोरी दी है, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।